आप सभी छात्रों का MWS परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चलिए आज हम आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक की तरफ डिस्कशन करने चल रहे हैं। टॉपिक क्यों कहें, आपका एक नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। एकदम धुआंधार स्टार्ट, इस प्रकार से खल्लास खत्म करना, एकदम से बिल्कुल उड़ा देना। चलिए चलते हैं। चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। ये चैप्टर दिया गया तो क्यों दिया गया समझेंगे। देखो, दो का मतलब होता है दो, जैसे काउंटिंग नंबर आप लोग गिनते हो 1 2 नेचुरल नंबर, तो ऐसे दो का मतलब हुआ दो। क्योंकि दो का मतलब सॉरी पापा के पॉकेट से बहुत 2 रुपया चुराए होंगे छोटे में, इसीलिए दो से मतलब समझ गए होंगे। चर का मतलब क्या होता है, जैसे एक्स वाई, चर एक्स वाई जेड, ये सारे मतलब जिनको हम संख्यात्मक मान के रूप में ना दर्शा सके उसको हम कहते हैं चर। यानी अब दो का मतलब तो जान गए तो, और चर का मतलब जैसे एक्स वाई जेड फलाना टमाका, ऐसे बहुत सारी चीजें। रैखिक का मतलब होता है कि जिनकी अधिकतम घात एक, ऐसा समीकरण जिनकी अधिकतम घात एक हो। घात यानी घात का मतलब चर राशि की घात, इसकी अधिकतम घात एक होनी चाहिए। समीकरण का मतलब हुआ इक्वल में जीरो होना चाहिए। युग्म का मतलब होता है जोड़, युग्म का मतलब होता है जोड़। ये हो गए। अब चैप्टर का नाम था, चैप्टर का मतलब समझ गए। ऐसा समीकरण या ऐसा बहुपद जिसमें चर राशियों की संख्या दो हो, इक्वल में जीरो हो, उसकी अधिकतम घात एक हो, रैखिक हो, तो उसको हम कहते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। युग्म की बात की जाए तो वहां जोड़ा आपके पास दो समीकरण होंगे। सर आपने इतना तो बता दिया, तो इसका मानक रूप क्या होता है? हाँ बता रहे हैं। इस समीकरण का जो मानक, चैप्टर का जो मानक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है बेटा, इसका मानक रूप होता है, मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ये होता है इसका मानक रूप, ये होता है इसका मानक रूप। अब जो ये इसका मानक रूप होता है, अब ये तो आपका इसका मानक रूप हो गया, लेकिन अगर जोड़े की बात की जाएगी तो यहां ध्यान देना बेटा, a1x b1y c1 प्लस बराबर जीरो, a2x b2y प्लस c2 बराबर जीरो, ऐसे लिखेंगे। अगर हम और आगे बढ़ेंगे, और भी अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमने क्या बताया कि आपके पास मानक रूप तो हो गया। अगर पहले समीकरण की बात की जाएगी वो a1x b1y प्लस c1 बराबर जीरो, दूसरे समीकरण की बात की जाएगी a2x b2y प्लस c2 बराबर जीरो। ये तो हो गया इसके मानक रूप के बारे में, चैप्टर का नाम हो गया। अब इसमें जो हम सबसे पहली बातें जो पढ़ने जा रहे हैं, तीन चीजें पढ़ेंगे। एक तो प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा संपाती रेखा, तीसरा समांतर रेखा। बेटा बता दें तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड पेपर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आने वाला है, श्योर है, आएगा तो आएगा। देखते हैं तो होता क्या है। एक आपका होता है प्रतिच्छेदी रेखा, एक होता है प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, और सेकंड आपका होता है समपाती रेखा, समपाती रेखा। बेटा तीसरा होता है समांतर रेखा। अब आप लोग कहेंगे क्या सर समांतर रेखा को पहले नहीं लिख सकते हैं? तो चाहे मंगरुआ का टांग खींचो, चाहे चिथरुआ का टांग खींचो, बात तो एक ही है। चाहे इनको ऊपर लिखो, चाहे इनको नीचे लिखो, चाहे जैसे लिखो। तो प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब होता क्या है? प्रतिच्छेदी का मतलब होता है, तो हमने क्या कहा, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब आपके पास कोई दो रेखाएं होंगी बेटा। कितनी रेखाएं? दो रेखा। मान लो हमारे पास में कोई दो रेखा है। अब अगर ये दोनों रेखाएं अगर किसी एक बिंदु पर ऐसे काट दें, ऐसे ऐसे, तो उसको कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी का मतलब हुआ आपके पास कोई एक ऐसे रेखा हो और ये दूसरी रेखा ऐसे इनको काट दे, तो इनको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो कहेंगे सर आपने रेखाओं के द्वारा तो बता दिया, बट समीकरण के द्वारा हम कैसे पहचानेंगे कि ये समीकरण आपका प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण है? तो इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है? आपके पास a1 अपान a2, b1 अपान b2, यदि दोनों आपस में बराबर ना हो,
तो उनको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण। और आगे अगर ये प्रतिच्छेदी यानी एक बिंदु पर काट रहा है तो इनके केवल एक हल होंगे, चाहे एक हल बोले या तो बोले तो अद्वितीय है, चाहे एक हल बोलोगे चाहे बोलोगे अद्वितीय हल। और बेटा इनका जो निकाय होगा वो एक संगत निकाय, अगर उनके कोई ना कोई हल हुए तो संगत निकाय होंगे। तो अगर ये ऐसा हुआ, सेकंड पे आते हैं, ये तो हमारा प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, इसको समझिए। संपाती का मतलब क्या होता है? संपाती मतलब ऐसे कोई रेखा जा रही है और उस रेखा के ऊपर से कोई दूसरी रेखा ऐसे पड़ी, उसको कहते हैं संपाती। जैसे आपने देखा होगा कभी से सड़कें फूट जाती हैं तो नया सड़क रिपेयरिंग की जाती है, उसके ऊपर से नई सड़क बनाई जाती है, तो उसको हम कहते हैं संपाती। संपाती का मतलब कोई रेखा जा रही है उसके ऊपर से कोई दूसरी रेखा गुजर जाए तो उसको कहते हैं संपाती। मतलब कितनी जगह पर वो रेखा काटेगा हमको पता नहीं है, और जब ये चीजें हमको नहीं पता होंगे तो जितने जगह पर काटेंगे उनके उतने हल होंगे। तो कोई पता नहीं कितने जगह पर काटेंगे तो कोई पता नहीं कि इनके कितने हल होंगे, यानी इनके अनेक हल। कितने हल होंगे? अनेक हल। तो आप इसको देखेंगे तो संपाती का मतलब वो अगर कोई रेखा जा रही है तो दूसरी रेखा इसी के ऊपर से गुजर जाए तो उसको कहते हैं संपाती रेखा। समीकरण के द्वारा कैसे जानेंगे? तो अगर तीनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो तो उनको हम कहते हैं संपाती रेखा का समीकरण। अब अगर ये संपाती रेखा हुआ तो इनके हल कितने होंगे? अभी हमने बेटा आपको बताया कि इनके हल होंगे अनेक हल, इनके होंगे अनेक हल। और जब इनके अनेक हल होंगे इनका निकाय कैसा होगा? संगत। चलिए ये तो दो हो गए। अब तीसरा आता है समांतर। समान मतलब सम धन अंतर, जिन दो रेखाओं के बीच का अंतर समान हो उनको हम कहते हैं समांतर रेखा। तो आपके पास कोई एक रेखा ऐसे हो, दूसरी रेखा ऐसे हो, तो आप दोनों के बीच का अंतर जो है वो समान है, इसलिए इसको बोलते हैं समांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समांतर। यानी अब आपके पास जो तीनों इक्वेशन होंगे, पहला इक्वेशन दूसरे के तो इक्वल होगा बट तीसरे के अगर इक्वल ना हो तो इसको हम बोलते हैं समांतर रेखा का समीकरण। और अगर ये समांतर रेखा का समीकरण है यानी ये एक भी बिंदु पर काट नहीं रहे हैं, यानी इनके कोई हल नहीं होंगे, इनके एक भी हल नहीं होंगे, तो लिखेंगे कोई हल नहीं है। और जब इनके कोई हल नहीं है तो इसका जो निकाय है वो कैसा है? तो असंगत निकाय। कैसा निकाय है? असंगत निकाय है। तो बेटा ये हो गया, ये तो आपकी तीनों चीजें हो गई। अब इसके बाद हम चलेंगे इनके उदाहरण की तरफ। उदाहरण क्या होता है? बेटा ध्यान देना, इसको एकदम ध्यान समझना, नोट कर लेना, ना नोट करना होगा तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बट नोट्स बनाते चलिएगा। पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, पूरा एक तरफ से चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद हम चल रहे हैं अपने उदाहरण की तरफ। चलिए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर या संपाती पर। बेटा आपको तीनों चीजें हम बता चुके हैं, अब इस पर न्यूमेरिकल वो क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन जो है 5x - 4y + 8 = 0, दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0। इससे हमको ये पता चलता है कि रेखाओं के समीकरण का युग्म है। अब अगर ये युग्म है तो हम दोनों की तुलना करेंगे, a1x + b1y + c2 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 से। तो अगर इसकी तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? a1 का वैल्यू, तो a1 का वैल्यू हमको मिलेगा 5, b1 का वैल्यू मिलेगा -4 और c2 का वैल्यू मिलेगा 8। ऐसे ही a2 का वैल्यू मिलेगा 7, b2 का वैल्यू मिलेगा 6 और बेटा c2 का वैल्यू मिलेगा -2। अब इसकी सहायता से हम निकालेंगे a1/a2, तो a1 का वैल्यू 5 और b1 का वैल्यू 7। ऐसे ही b1/b2, तो b1 का वैल्यू -4 और ये 6, तो 2 दूनी 4, 2 3 अच्छा, मतलब मिलेगा -2/3। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। किसका इक्वल नहीं है? a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। और अगर ये बराबर नहीं तो बेटा आपको अभी हम बता चुके कि किस रेखा का समीकरण है, तो प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण। तो हम लिखेंगे कि किस रेखा का समीकरण है? प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण है, प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण। बेटा इसी की तरफ हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
की तरफ चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है आपका, बेटा इसको नोट कर लेना या तो स्क्रीनशॉट ले लेना। नया क्वेश्चन है, हम ज्यादा साफ नहीं करते, थोड़ा सा साफ करेंगे जिससे हमको भी लिखने में आसानी हो। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, तो अगला क्वेश्चन है बेटा 9x प्लस 3y बराबर 12, तो सॉरी 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 एक समीकरण। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड समीकरण है आपका 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। आपके पास दो समीकरण, इसको हम पहले को फर्स्ट इक्वेशन, दूसरे को सेकंड इक्वेशन मानेंगे। उसी प्रकार टू कॉपी हल करेंगे, पहले समीकरण की तुलना इससे, सेकंड समीकरण की तुलना इससे करेंगे। तो अगर तुलना करेंगे मतलब आपको मिलेगा a1 का वैल्यू 9, a2 सॉरी b1 का वैल्यू आपको मिलेगा 3, c1 का वैल्यू मिलेगा आपको 12। ऐसे ही a2 का वैल्यू मिलेगा 18, b2 का वैल्यू मिलेगा 6, c2 का वैल्यू मिलेगा 24। फिर निकालेंगे, ज्ञात करेंगे उसी प्रकार से, मतलब a1 अपान a2, तो a1 का वैल्यू 9 और a2 का वैल्यू 18, मतलब आएगा 1/2। ऐसे अगर निकालेंगे b1 अपान b2, तो b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू 6, यानी ये आएगा 1/2। अगर ऐसे देखें आगे तो अब आएगा आपके पास c1, यानी c1 अपान c2, c1 आपके पास 12 और c2 है आपके पास 24, मतलब ये आएगा 1/2। ये तीनों वैल्यू, तो आपको बेटा क्या मिला, तीनों वैल्यू इक्वल है, a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के बराबर है c1 अपान c2। जब तीनों वैल्यू इक्वल हो, a1 अपान a2 बराबर हो b1 अपान b2 बराबर हो c1 अपान c2 की तरफ, तो हम कहेंगे कि ये किस रेखा का समीकरण है, तो ये संपाती रेखा का समीकरण है। अभी हम इससे पहले बता चुके हैं कि संपाती रेखा क्या होती है, तो आप कहेंगे कि ये संपाती रेखा का समीकरण है। और एक बात और बता दें, अगर ये संपाती रेखा का समीकरण है तो निकाय कैसा होगा, संगत होगा। क्यों? क्योंकि इनके कोई ना कोई हल होंगे, अगर कोई ना कोई हल है तो संगत है, अगर कोई हल नहीं है तो असंगत है। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसी क्रम में अगर हम अपने नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो नया क्वेश्चन हम लोगों का एक और है, आगे क्वेश्चन देखेंगे अपना। बेटा क्वेश्चन को नोट करते चलना, नहीं नोट कर पा रहे हैं आप तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आपका नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन आपका है क्या, नया क्वेश्चन 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, पहला समीकरण। आपको सेकंड इक्वेशन फिर इसी में दिया गया 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। फिर दोनों की तुलना, जैसे अभी हम आपको बताएं क्या है, आप समीकरण एक की तुलना इससे करेंगे तो a1 का वैल्यू आएगा 6, b1 का वैल्यू आएगा -3, c1 का वैल्यू आएगा 10, ऐसे ही a2 का वैल्यू आएगा 2, b2 का वैल्यू आएगा -1, c2 का वैल्यू आएगा 9। तो अगर देखेंगे वैल्यू ज्ञात करेंगे तो मिलेगा a1 अपान a2, a1 का वैल्यू 6 और a2 का वैल्यू 2, मतलब डिवाइड करने पर आएगा 3, क्योंकि 2 3 6। ऐसे ही ज्ञात करेंगे b1 अपान b2, तो b1 क्या है -3, b2 है -1, इससे कट गया तो बचा क्या, पॉजिटिव। ऐसे ज्ञात करेंगे c1 अपान c2, तो c1 है 10 और c2 है 9। कहने का मतलब हुआ a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर है, बट c1 अपान c2 के बराबर नहीं है। अब अगर तीनों दो वैल्यू इक्वल है बट तीसरा इक्वल नहीं है, तो किसका, समांतर का। मतलब अगर ये दो वैल्यू इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, मतलब a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 और c1 अपान c2 के बराबर नहीं है, तो ये जो रेखा होगा किस रेखा का समीकरण होगा, तो ये समांतर रेखा का। और यदि ये समांतर रेखा का समीकरण होगा तो इनके कोई हल नहीं होंगे, और अगर इनके कोई हल नहीं होगा तो ये निकाय कैसा होगा, तो ये निकाय बेटा असंगत होंगे। तो आप ये चीजें आप जान गए होंगे, सारी चीजों के बारे में आप करीब करीब जान चुके हैं। अब आगे अगर बढ़ेंगे तो अगला आगे आपका जो टॉपिक आएगा, इसी में थोड़ा इसी का आपको उदाहरण और मिलेगा। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो प्रतिस्थापन विलोपन विधि आपको नए पार्ट में मिलेगा, और
कितनी जल्दी आपको नया पार्ट चाहिए आप कमेंट में जरूर बताना, और पूरा वीडियो आप देखते रहिएगा और चैनल को साथ में लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने चैनल की तरह ध्यान रखिएगा और साथ दीजिएगा, सपोर्ट करना। जय हिंद दोस्तों।